सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। 23 मार्च 1931, जगह लाहौर सेंट्रल जेल। लाहौर सेंट्रल जेल के वार्डन चरत सिंह का आदेश, सभी कैदियों को अपनी अपनी कोठरी में वापस जाना होगा। कारण ऊपर से आया हुआ आदेश। लेकिन असल में कहानी कुछ और ही थी। यह कहानी थी भगत सिंह की जिंदगी के आखिरी उन 12 घंटों की, जिसने हर हिंदुस्तानी की रूह को कंपा दिया। भगत सिंह की जिंदगी के आखिरी 12 घंटे कुछ ऐसे बीते थे जिसे सुनकर हर हिंदुस्तानी नौजवान के खून में उबाल आ जाए। इन 12 घंटे की कहानी आपको बताएंगे 4 मिनट के इस वीडियो में, तो इसे पूरा जरूर देखिएगा। असेंबली बम कांड में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के खिलाफ उर्दू में एक FIR दर्ज की गई। सेंट्रल जेल के कैदियों को सुबह 4 बजे अपनी कोठरी में जाने के लिए आदेश दे दिया गया। सेंट्रल जेल का नाई जेल की सभी कोठरियों के बाहर फुसफुसाता हुआ निकला कि आज भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी जाएगी। भगत सिंह, जो उस समय सभी नौजवानों के लिए यूथ आइकन हुआ करते थे, जिनका नाम स्वर्ण अक्षरों में इतिहास के पन्नों में अमर है और जिनके नाम से ही अंग्रेजों की रूह थर थर कांप जाती थी और उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती थी। भगत सिंह, जिनका नारा था कि लिख रहा हूं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मेरे लहू का एक एक कतरा इंकलाब लाएगा। मानो जैसे वो जानते हो कि जिस भारत देश की स्वतंत्रता के लिए आज वो संघर्ष कर रहे हैं, कल वो देश एक स्वतंत्र भारत बन जाएगा। भगत सिंह के साथ सेंट्रल जेल में जितने भी कैदी थे, सभी भगत सिंह की वीरता पर गर्व महसूस करते थे। इसलिए उन्होंने सेंट्रल जेल के जेलर को कहा कि वो फांसी से पहले भगत सिंह के कपड़े, जूते, घड़ी, पेन में से कोई भी चीज लाकर उन्हें दी जाए, ताकि वो अपनी आने वाली पीढ़ियों को बता सकें कि भगत सिंह जैसे भारत मां के सपूत उन्हीं के साथ जेल में बंद थे। जेलर ने भगत सिंह का पेन और कंघा लाकर कैदियों को दिया और पेन और कंघा देखते ही कैदियों में आपस में खींचातानी शुरू हो गई कि वो पेन और कंघा आखिर कौन अपने पास रखेगा। मानो जैसे भगत सिंह कोई ऊंची महान हस्ती हो। तो उनके उस पेन और मामूली से कंघे के लिए जेल में एक ड्रॉ निकाला गया। इस किस्से के बाद सेंट्रल जेल में एक सन्नाटा पसर गया। सभी की नजरें उस रास्ते पर टिकी थी जहां से भगत सिंह को फांसी के लिए ले जाया जा रहा था। यह पहली बार नहीं था। इससे पहले भी एक बार जब भगत सिंह को इसी रास्ते से ले जाया गया था, तब पंजाब कांग्रेस के नेता भीमसेन खच्चर ने भगत सिंह से पूछा कि आप और आपके साथी लाहौर के केस में अपना बचाव क्यों नहीं करते हैं। तब इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाने वाले भगत सिंह के शब्द थे कि इनकलाबियों को तो मरना ही होता है, क्योंकि उनके मरने से ही उनका अभियान मजबूत होता है, अदालत में अपील करने से नहीं। तो आप बताइए कि किस आधार पर हम बापू को स्वतंत्रता का श्रेय देते हैं। अपनी 23 साल की जिंदगी में भगत सिंह ने जेल की कोठरी में इतना समय बिताया कि उनकी कोठरी नंबर 14 और वो एक दूसरे के आदी हो चुके थे। उनकी कोठरी की जमीन इतनी कच्ची थी कि उस पर घास उग चुकी थी और उनका 5 फीट 10 इंच का शरीर भी उस कोठरी में बहुत मुश्किल से फिट हो पाता था। भगत सिंह के बारे में यह कहा जा सकता है कि कोठरी नंबर 14 भगत सिंह जैसे शेर के लिए एक पिंजरे की तरह थी। भगत सिंह की फांसी से 2 घंटे पहले भगत सिंह के वकील प्राणनाथ मेहता जेल में उनसे मिलने पहुंचे। तब भगत सिंह ने उनसे सबसे पहले सवाल किया कि क्या वो उनकी किताब रिवॉल्यूशनरी लेनिन लेकर आए हैं। जब प्राणनाथ मेहता ने उन्हें किताब दी तो भगत सिंह ने तुरंत उस किताब को पढ़ना शुरू कर दिया, जैसे वो अपनी जिंदगी के आखिरी 2 घंटों में भी किताबों को पूरा समय देना चाहते थे। भगत सिंह को किताबों से इतना प्रेम था कि जेल में जितना भी समय उन्होंने बिताया, लाहौर की लाइब्रेरी से लगातार उनके लिए किताबों का इंतजाम होता रहता था। और ये इंतजाम करने वाला कोई और नहीं, पंजाब कांग्रेस के नेता भीमसेन खच्चर ही थे। अपनी जिंदगी के आखिरी समय में जब प्राणनाथ ने उनसे कहा कि क्या वो दुनिया को कोई संदेश देना चाहते हैं, तब भगत सिंह के आखिरी शब्द थे, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद और इनकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह
राजगुरु सुखदेव को उनके नियत समय से 12 घंटे पहले फांसी दे दी गई। जो फांसी उन्हें अगले दिन सुबह दी जाने वाली थी, वो उन्हें उसी रात शाम को 7 बजे दे दी गई। शाम 6 बजे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों को जेल की कोठरी से बाहर निकाला गया। तीनों ने एक दूसरे को देखा, एक दूसरे के हाथ जोड़े और अपना आजादी गीत गाया। कभी वो दिन भी आएगा जब हम आजाद होंगे, ये अपनी ही जमीन होगी, ये अपना आसमां होगा। जेल के कमांडर चरण सिंह ने तीनों कैदियों को उनका आखिरी स्नान करने को कहा। काले कपड़े पहनाए गए और जब फांसी का समय आया तब चरण सिंह ने भगत सिंह से कहा कि अपने वाहे गुरु को याद करो। तब भगत सिंह के शब्द थे कि मैंने अपनी छोटी सी जिंदगी में कभी ईश्वर को याद नहीं किया, बल्कि गरीब, बेसहारा और लाचार लोगों के जीवन के दुखों के लिए मैंने ईश्वर को भर भर कर गालियां दी हैं और कोसा है। अगर अपने जीवन के आखिरी समय में मैं ईश्वर को याद करता हूं तो वो कहेगा कि इससे ज्यादा डरपोक कोई और है ही नहीं, क्योंकि जब इसका अंत निकट आने वाला है तब इसे मेरी याद आ रही है, इसीलिए मैं ये नहीं करूंगा। शाम 6 बजे सेंट्रल जेल के सभी कैदियों की निगाहें कोठरियों की तरफ आने वाले रास्ते पर थी, जहां से बड़े बड़े बूट पहने हुए पैरों की आवाज आ रही थी। साथ ही एक गाना सुनाई दिया, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। और इस गाने के बाद हिंदुस्तान आजाद हो के नारे गूंजने लगे। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों को फांसी के तख्ते तक ले जाया गया। उनका सर खुला छोड़ दिया गया और बीच में खड़े भगत सिंह को तभी अपने मां के शब्द याद आए कि जब फांसी पर झूलने जाएंगे तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाएंगे। तीनों क्रांतिकारियों के गले में रस्सी का फंदा लगा। उनके इनकलाब जिंदाबाद के नारे की आवाज सुनकर जेल के सारे कैदियों में जोश भर गया और तभी तीनों देशभक्तों को फांसी दे दी गई। यहां आपको बताते चलें कि पहले भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का अंतिम संस्कार जेल के अंदर ही होना था, लेकिन जेल के बाकी कैदियों का भगत सिंह के लिए प्यार देखने के बाद जेल के अधिकारियों के मन में डर बैठ गया कि अगर ये अंतिम संस्कार जेल के अंदर हुआ तो जेल में दंगे शुरू हो सकते हैं। इसीलिए जेल की पिछली दीवार को तोड़ा गया, एक ट्रक को मंगाया गया और भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के शवों को बहुत ही बेदर्दी के साथ उस ट्रक पर फेंक दिया गया। इसी के साथ भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के अंतिम संस्कार के लिए पहले रावी का तट चुना गया, लेकिन पानी कम होने की वजह से सतलज नदी के किनारे उन तीनों के शवों को जलाया गया। रात 10 बजे तीनों के शवों में आग लगाई जा रही थी। तब जेल के कैदियों ने देखा कि आम जनता उनकी तरफ भागी चली आ रही है। उनके मन में डर पैदा हुआ, वो गाड़ियों की तरफ भागे। फांसी के अगले दिन लाहौर में एक नोटिस चिपकाया गया कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को सतलज नदी के किनारे हिंदू और सिख रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया गया। इस पर जिन लोगों ने तीनों की अधजली लाशों के चारों तरफ पहरा दिया था, उन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया दिखाई थी कि तीनों वीर सेनानियों की लाश का अंतिम संस्कार तो दूर की बात है, तीनों को पूरे तरीके से जलाया तक नहीं गया। जब जिला मजिस्ट्रेट ने लोगों की बात का खंडन किया, तब लोगों ने उन तीनों के शोक सम्मान में 3 मील दूर तक जुलूस निकाला। लोगों ने विरोध के लिए काली साड़ी और काली पट्टी बांधी, काले झंडे लेकर लाहौर के मॉल से निकलकर ये जुलूस अनारकली बाजार के चारों तरफ जा पहुंचा। इसी बीच भीड़ में सन्नाटा छा गया जब भगत सिंह के परिवार की तीनों अधजली शरीरों के साथ लाहौर पहुंचने की खबर फैली। तीनों शवों को फूलों से ढके ताबूतों में वहां लाया गया, जिन्हें देखकर भीड़ भावुक हो गई। लोगों के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। देश के लोगों ने ब्रिटिश सरकार को कोसा कि कैसे आखिर उन्होंने तीनों शहीदों के अधजले शरीरों को आसमान के नीचे खुला छोड़ दिया। भगत सिंह की फांसी देने वाले कमांडर चरण सिंह ने भगत सिंह को फांसी देने के बाद अपनी नम आंखों से कहा कि उन्होंने अपने 30 साल के करियर में कई लोगों को फांसी दी है, लेकिन इस वीरता से किसी को आज तक फांसी के फंदे पर झूलते हुए उन्होंने नहीं देखा। भगत सिंह की इस शहादत के 16 साल बाद भगत सिंह के शब्द सच साबित हुए और 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली और पूरे भारत में ये नारा गूंज उठा कि लिख रहा हूं नारा जिसका अंजाम कल आएगा, मेरे लहू का एक एक कतरा इनकलाब लाएगा। दोस्तों, धिक्कार है उन लोगों पर जो बापू को और चाचा नेहरू को
आजादी का जिम्मेदार मानते हैं। आखिर उन नौजवानों की शहादत का क्या, जिन्होंने हंसते हंसते फांसी को गले लगा लिया और मरते मरते अपने ईश्वर की जगह इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया। तो अगर आप भी मानते हैं कि वास्तव में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे नौजवान ही भारत माता के सच्चे सपूत थे, जिनकी वीरता की वजह से भारत मां को ब्रिटिश सरकार के चंगुल से आजादी मिली, तो कमेंट सेक्शन में इनकलाब जिंदाबाद जरूर लिखिएगा। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।